तुम लोग लखनऊ शहर के बारे में तो जानती होगे ना। हाँ, वही शहर जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, जो अपने खास खास चीजों के लिए फेमस है। यहाँ की बिरयानी, यहाँ की मिठाइयाँ और यहाँ के अपने ऐतिहासिक तौर तरीकों के लिए जो जगह फेमस है। देन बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है लखनऊ, ठीक है। बट तुम लोगों को पता है कि लखनऊ में सिर्फ यही नहीं है, लखनऊ का एक डार्क साइड भी है जिसे हम लोग में से कोई नहीं जानता। तुम लोगों ने बहुत जगह पे इसके बारे में सुना होगा, जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ओयल हाउस के बारे में। देन जो लखनऊ से होंगे ना, उन्होंने ओयल हाउस के बारे में कभी ना कभी सुना ही होगा, ठीक है, और इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ जानते ही होगे। बट मैं तुम्हें ना इस हिस्ट्री के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से था और एंड कैसे हुआ, और अभी ये ओयल हाउस किस कंडीशन में रखा हुआ है। देन तो मैं तुम लोगों को ओयल हाउस के बारे में पहले कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। ओयल हाउस ना करीबन 1947, मतलब जब अपना देश आजाद हुआ था ना, उससे भी करीबन 100 साल पहले बना था। उस समय यहाँ इसमें ना वाजिद अली शाह का शासन चलता था, और उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे ब्रिटिश लोगों का राज हुआ, तो फिर ब्रिटिश लोग इस पे राज करने लगे। उसके बाद फिर जाकर के जब देश आजाद हुआ, तब ये जो घर है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया। देन वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में आ गया। तो आई थिंक यहाँ पे तुम लोगों को ये सब पूरी चीजें समझ में आ गई होगी। अब मेन कहानी इस पे आते हैं हम लोग। 1947 के बाद ना, जब देश आजाद हुआ था ना, तो ये जो ओयल हाउस था ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंडर आ गया था। तो देन जब लखनऊ यूनिवर्सिटी जब आजाद होने के बाद जब चल रहा था ना, तो वहाँ के जो नए वाइस चांसलर थे, उनको ये घर रहने के लिए दे दिया गया था। लकी आपका अपना घर अभी यहाँ पे है नहीं, क्योंकि देन वो बाहर से शिफ्ट हुए थे, तो उनको ये घर दिया गया था, रहने के लिए प्रेफर किया गया था। और जो उस समय के वाइस चांसलर थे, उनका नाम था वीरेंद्र शर्मा। तो इस नाम को याद रखना, ठीक है। और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था विवेक। तो ये दो हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर है, इन दोनों का नाम तुम अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब जब ये घर इनको रहने के लिए दे दिया गया था, तो ये यहाँ पे जाकर के रहने लगते हैं, खुशी खुशी जाते हैं रहने के लिए, क्योंकि ये जो घर था ना बहुत ही सुंदर था भाई। मतलब पूरा खुला हुआ आंगन था, आंगन में एक कुआं था, बड़े बड़े दरवाजे थे और बहुत ही सुंदर सा घर था। देन मतलब तुम सोच लो कि तुम्हें एक हवेली मिल गई हो रहने के लिए भाई, कुछ ये ऐसा घर था। बट उन लोगों को पता नहीं था ना कि इस घर ने अपने अंदर कितनी सारी ऐसी पहेलियां छुपा के रखी है, जो शायद उनकी रातों की नींदें उड़ा देगा, या शायद उनके लिए एक ऐसा नाइटमेयर बन जाएगा जो वो जिंदगी में नहीं भूल सकते। देन वो लोग यहाँ पे शिफ्ट तो हो जाते हैं, बट उनके जो पड़ोसी होते हैं ना, वो उन्हें बहुत ही अजीब नजर से देखते हैं, जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो, जैसे उन्होंने कोई गलत काम किया हो, उन्हें इस घर में आना ही नहीं चाहिए था, कुछ इस टाइप से देख रहे थे। उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो देन ये उतना माइंड नहीं करते, वो अपने परिवार को लेकर के घर में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई नए नए हम लोग आए हैं, तो इतना बढ़िया घर हम लोग को फ्री में मिल गया, तो देन इस वजह से ये लोग चिढ़ रहे होंगे कि भाई फ्री में इन लोगों को इतना बढ़िया घर मिल गया, तो इस वजह से। देन वीरेंद्र और उनकी फैमिली को वहां पे रहते हुए कुछ दिन हो गए थे, ठीक है। अब उन लोगों को कुछ दिन हो गए थे। देन एक रात क्या होता है ना कि वीरेंद्र को ना बहुत जोरों की प्यास लगती है। देन वो नींद से उठते हैं और किचन की तरफ जाते हैं कि भाई पानी वानी पी लूंगा। तो बट देखो, मैं तुम्हें एक बार घर का स्ट्रक्चर समझ दो। जैसे ये घर है ना, तो जैसे तुम किचन में जाते हो तो किचन के सामने जो खिड़की है, देन वहां से डायरेक्ट वो कुआं जो है तुम्हें डायरेक्ट दिखता है। तो वो जब किचन में जाते हैं ना, तो जैसे ही पानी पीने के लिए ग्लास उठाते हैं और देन वो पानी पी रहे होते हैं, ठीक है। अब जब वो पानी पी रहे होते हैं तो उन्हें खिड़की से ना ऐसे जैसे टेढ़ा नजर से तुम देखते हो ना, तो ऐसे तिरछी नजर से एक बार उधर खिड़की की तरफ देखते हैं,
तो वो देखते हैं कि वहां पे उनका बेटा विवेक खड़ा हुआ है। वहां पे लिटरली उनका बेटा रात में खड़ा हुआ है और वो वहां पे खड़े होकर कुएं के अंदर पत्थर फेंक रहा है। वो देख के हैरान हो जाते हैं कि भाई ये यहाँ कर क्या रहा है। तो वो वीरेंद्र को आवाज देते हैं कि विवेक अंदर चलो। तो वो वहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और अंदर मतलब अंदर जाता है, ठीक है। और बाद में जो वीरेंद्र होते हैं वो भी अंदर जाने लगते हैं। देन वो किचन से बाहर निकले ही होते हैं कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, धप, जैसे किसी ने कुएं फिर से पत्थर फेंका। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तो ये करते क्या है कि वो नीचे जाते हैं और वहां जाके देखते हैं कि कोई नहीं होता। उन्हें लग रहा होता है कि शायद विवेक मस्ती कर रहा होगा, लेकिन कोई नहीं होता। नेक्स्ट डे सुबह सुबह जब पूरी फैमिली उठती है ना, तो वीरेंद्र अपनी पत्नी को बताते हैं कि मैंने कल रात में ना ऐसा ऐसा देखा था कि विवेक उस कुएं में पत्थर फेंक रहा था रात में। तो उनकी बीवी बोलती है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद रात में गई थी देखने के लिए विवेक को, और वो तो आराम से सो रहा था। लाइक उसने तो वैसा कुछ किया नहीं, वो तो रात में जगा ही नहीं था। और उसी समय विवेक भी वहां आ जाता है और बोलता नहीं पापा, मैं तो वहां गया ही नहीं, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, आपको शायद कोई गलत फैमिली। देन वीरेंद्र भी सोचते हैं कि मैं भी शायद मेरे को कोई गलत फैमिली हुई होगी, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। बट उस रात को ना फिर कुछ वही ऐसा ही चीज होता है कि वीरेंद्र वापस से उठते हैं और किचन में जाते हैं और उन्हें वही चीज दिखाई देती है। बट इस बार वीरेंद्र ना अपने कमरे में नहीं जाते, ना ही उसे आवाज देते हैं। वो सीधे जाकर के देखते हैं विवेक के रूम में, और वो देखते हैं कि विवेक अपने रूम में है ही नहीं। देन उनका शक पक्का हो जाता है कि नहीं, विवेक ही है जो वहां पे खड़ा होकर पत्थर फेंक रहा है। अब वो जाते हैं नीचे और जाकर के विवेक को आवाज देते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को, उस कुएं के पास तुझे क्या काम है। अब वहां पे विवेक कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, ठीक है, वो चुपचाप खड़ा होता है और बस कुएं की तरफ इशारा करता है और पापा को बोलता है मैं उन्हें जगा रहा हूँ। तो उसके पापा जो वीरेंद्र होते हैं वो पूछते हैं कि तू किसे जगा रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है तू। तो विवेक कुएं की तरफ उंगली दिखाता है और बोलता है पापा हाँ देखो। वीरेंद्र जैसे ही कुएं के अंदर देखते हैं ना, तो देखते ही उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं ना कि कुएं के अंदर ना बहुत सारी सरकटी लाशें तैर रही हैं, और अभी की नहीं, बहुत पुराने टाइम की ब्रिटिश सोल्जर्स की सरकटी लाशें तैर रही हैं उस पानी में। ये देख के उनका दिमाग घूम जाता है। पूरी सड़ी हुई लाशें जिनका पूरा शरीर काला पड़ चुका है, पूरा शरीर सड़ चुका है, बट स्टिल वो तैर रही है वहां पे। और दिक्कत वो नहीं है, तैर रही है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लाशें ना जिंदा है वहां पे। ये देख करके ना उनका दिमाग घूम जाता है। और इसी समय ना पीछे से ना धड़ाम से गिरने की आवाज आती है। वीरेंद्र देखते हैं ना कि विवेक वहां पे बेहोश हो चुका है। वो इस सब चीजों को इग्नोर करते हुए विवेक को उठाता है और जाके अपनी बालकनी क्या मतलब वो जो बालकनी बोलती, हॉल में जाके लिटा देता है। और उसी समय उनकी बीवी भी आ जाती है, थोड़ा पानी वानी दिया जाता है और विवेक को थोड़ा होश में लाया जाता है। देन जब विवेक होश पे आता है ना, तो वो जो बातें बताता है ना, उसे सुन के विवेक और उनकी वो जो बातें बताता है ना, वो सुन के वीरेंद्र और उसकी पत्नी का दिमाग हिल जाता है। देन विवेक अपने पेरेंट्स को बताता है ना कि पापा हम लोग जिस दिन आए थे ना, उस दिन मैं दोपहर के टाइम ना खेल रहा होता हूँ और कुएं पे ना पत्थर मार रहा होता हूँ, और उसी रात को जाकर के ना मैं कमरे में अपने रात में सो रहा होता हूँ। तो करीबन रात में आधी रात के टाइम पे मुझे पता नहीं क्या होता है, मेरी नींद टूट जाती है, और जैसे मैं उठता हूँ ना, तो मुझे मेरे सामने ना एक इंसान का कटा हुआ शरीर दिखता है। बट उस इंसान ने ना किसी सोल्जर के कपड़े पहने हुए थे, और वो बहुत पुराने टाइम के कपड़े लग रहे थे।
तो देन मुझे डर लगने लगा कि ये है क्या। बट मैं कुछ सोच समझ पाता ना, उससे पहले मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। मैं डर जाता हूँ कि जिस इंसान का सर नहीं है वो बोल कैसे रहा है। वो बोलता है ना कि भाई मेरा बोलने में भी हालत खराब हो रहा है। वो बोलता है ना कि तुमने मुझे जगाया है, और सिर्फ मैं नहीं हूँ वहां पे, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसे तुमने जगाया है, और तुम ही हो जो हम लोगों को जगा करके इस कुएं से बाहर निकालो। और ये सुन के ना विवेक पता नहीं क्या होता है, उसे इस काम में बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। वो भी सोचता है कि भाई सही है, और वो जाकर के हर रात तो उस कुएं में पत्थर मारने लगता है और कोशिश करता है कि वो लोग उस कुएं से बाहर निकल आए। देन विवेक ये बात भी रिवील करता है कि जब पापा आप मुझे अभी उठा के अंदर लेके आ रहे थे ना, तब उन लोगों ने ना मुझे एक आखिरी चेतावनी भी दी कि अगर तुमने हमें जगाया नहीं ना तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। वीरेंद्र ना इसी टेंशन में अपने घर से बाहर निकलता है। उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि भाई ये हो क्या गया, मैं किस घर में आ गया, ये हो क्या रहा है मेरी फैमिली के साथ, ये सच भी है कि नहीं। देन वो बाहर जा ही रहे होते हैं कि उन्हें वो दिखता है कि लोग उन्हें किस तरह से देख रहे हैं। देन वो गुस्से में होते हैं क्योंकि उनके साथ बहुत सारी चीजें हो गई होती है। भाई मेरे फैमिली ऐसे हो गया, ये हो रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। वो गुस्से में जाते हैं। जो सबसे पहला इंसान होता है उसका कॉलर पकड़ते और जोर से बोलते, भाई तुम लोग हमें ऐसा देखते क्यों हो, जैसे हमने कोई क्राइम किया हो, क्या है इस घर का राज, बताओ हमें। देन वो आदमी रिवील करता है कि सर आप इस घर में अकेले नहीं रहते हैं, ये घर आपके अकेले का नहीं है, यहाँ पे ऐसी बहुत सारे लोग रहते हैं जो शायद जिंदा भी नहीं है। देन वो इस घर की हिस्ट्री बताता है कि 1817 में ना एक हादसा हुआ था जिसमें वाजिद अली शाह और ब्रिटिशों के बीच कुछ मतभेद हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें वाजिद अली शाह के जो सैनिक थे ना, उन्होंने सोल्जर्स के धड़ को काट करके इस घर में जो कुआं है ना उसके अंदर भर दिया था और कुएं को बंद कर दिया था। बट आप लोग जब से इस घर में आए हो ना, तब से ये आत्माएं एक्टिवेट हो गई है, जैसे उन्हें किसी ने जगा दिया। और वो और कोई नहीं, आपका खुद का बेटा है जो उस कुएं में जाके रात में पत्थर मारता था। पहले तो उस कुएं के अंदर से ही आवाज आती थी, बट अब हमें वो आत्माएं दिखाई देती है कुएं से बाहर। और सिर्फ उसकी आत्माएं नहीं दिखाई देती, वहां पे हमें एक लड़का भी दिखाई देता है जो पत्थर फेंक रहा होता है। देन वीरेंद्र घर आते हैं एक डॉक्टर को लेके, और डॉक्टर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है विवेक को बचाने की। देन बट डॉक्टर भी बोल देता है कि शायद से हम इसे बचा नहीं पाएंगे। और एक दिन विवेक नहीं रहता। एक 10 साल का मासूम बच्चा एक ऐसी चीज का शिकार बन गया जो शायद उसे उसके बारे में पता भी नहीं था। यहाँ पे वीरेंद्र और उनकी पत्नी को दुख तो होता है, दुख क्या भाई टूट जाता है, क्योंकि उनका एक लौता बेटा होता है और किसी को भी लगेगा भाई। बट वहाँ पे इन लोगों ने ना एक बहुत सही काम किया कि उन्होंने ना एक पंडित को बुलाया और उसका हवन किया उस जगह पे, उस कुएं का, कि वहाँ पे जितनी भी आत्माएं हैं ना उन आत्माओं को मुक्ति मिल जाए। देन कुछ ऐसा होता भी है कि पंडित जी जब वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, हवन ववन करते हैं, तब उन आत्माओं को शांति भी मिल जाती है। और उसके बाद वीरेंद्र और उनकी पत्नी इस घर को छोड़ के निकल जाते हैं। और देन उसके बाद से इस ऑयल हाउस में कोई रह नहीं रहा है, ये ऑयल हाउस बंद ही है। बट वहाँ पे जो आजू बाजू के लोग हैं ना, वो बताते हैं कि अब हमें ना वहाँ पे एक छोटे से लड़के की आत्मा दिखाई देती है जो करीबन 10 साल का होगा, और वो कुएं पे बैठ के कुएं पे पत्थर मार रहा होता है, जैसे कि वो कुएं के अंदर से किसी को जगा रहा हो। और ये थी भाई आज की स्टोरी।
ओयल हाउस की, और देन तुम मुझे बताना कि तुम्हें कैसा लगा ये ओयल हाउस का स्टोरी, ठीक है। और देन तुम मुझे ये बताओ कि तुम लखनऊ यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ते हो, तुम लोगों में से कोई भी अगर ऐसा कोई बंदा देख रहा है कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो भाई, तो यार मुझे बताना कि तुम लोगों ने क्या कभी देखा है ओयल हाउस सामने से। यार मेरे को तो एक बार देखना है, रात में नहीं भाई, दिन में, क्योंकि मेरा भी फटता है, मेरे को पता है मेरा औकात क्या है। तो अगर तुम लोगों से जैसे किसी ने भी मुझे देखा है ना, मुझे नहीं मतलब उस ओयल हाउस को देखा है, तो अगर हो सके ना तो मैं यहाँ पे अपनी इंस्टा आईडी दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। 2 इंस्टा आईडी है, तो दोनों में से तुम लोगों में से अगर किसी ने भी देखा हो भाई, प्लीज प्लीज एक फोटो या एक वीडियो बाहर से, अंदर जाके नहीं, बाहर से मुझे भेज देना, ठीक है। और अगर तुम लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है ना, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी स्टोरीज बनाने में मेहनत लगती है। नहीं, ये रियल स्टोरी है, मतलब वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, और भाई तुम लोगों के लिए तो इतनी मेहनत करता हूँ भाई मैं, तो प्लीज यार सपोर्ट करो, और नहीं तो कम से कम एक लाइक करते जाना चैनल। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।